my channel. In this video, we are going to discuss about Doris Lessing, her biography and important works. So that's going to be very beneficial for you. So let's get started. Doris Lessing. Her complete name is Doris May Lessing, और यू कैन ऑल्सो कॉल हर डोरिस मे टेलर. ठीक है, तो ये दोनों ही इनके नेम्स हैं, ये आप याद रख लें. शी वॉज बॉर्न ऑन अक्टूबर 22 in 1990, Kermanshah, पर्शिया. ओके, नाउ ईरान. ठीक है, तो 22 अक्टूबर को 1919 को इनका जन्म हुआ था. kermanshah एक प्लेस है पर्शिया में. आजकल पर्शिया को हम ईरान कहते हैं. Died in November 17, 2013 in London, England. ठीक है, तो इनकी मृत्यु 17 नवंबर 2013 को लंदन इंग्लैंड में हुई थी. She was a British writer whose novels and short stories are largely concerned with the people involved in the social and political upheavals of the 20th century. वो ब्रिटिश राइटर थी और इनके जो नॉवेल्स हैं और शॉर्ट स्टोरीज़ हैं वो ज़्यादातर उनका संबंध ऐसे लोगों के साथ है जो उस सोशल और पॉलिटिकल अपहीवल्स होती हैं, उथल पुथल कि सोशल और पॉलिटिकल उथल पुथल में जो लोग शामिल थे 20th सेंचुरी में, उनसे रिलेटेड ही इनका वर्क है, शॉर्ट स्टोरीज और नॉवेल्स. शी वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 2007. तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, कि नोबेल प्राइज इनको कब मिला. हर फैमिली वॉज लिविंग इन पर्शिया एट द टाइम ऑफ हर बर्थ बट मूव टू फार्म इन साउदर्न रोडेशिया, नाउ जिम्बाब्वे. साउदर्न रोडेशिया को अब हम जिम्बाब्वे कंट्री के नाम से जानते हैं. तो उनकी फैमिली जो थी पर्शिया में रह रही थी जब इनका जन्म हुआ था, लेकिन बाद में ये साउदर्न रोडेशिया में एक फार्म हाउस था इनका, वहाँ शिफ्ट हो गए. Where she lived from age 5 until she settled in England in 1947. तो 5 साल की एज से वो वहीं रहती रहीं. इसके बाद फिर वो लंदन में इंग्लैंड में ये सेटल हो गई इन 1949. इन हर अर्ली अडल्ट ईयर्स शी वॉज एन एक्टिव कम्युनिस्ट. तो जो उनके अर्ली अडल्ट ईयर्स थे उसमें ये एक एक्टिविस्ट कम्युनिस्ट बन गई थी. अब बात कर लेते हैं इनकी कुछ लिखी हुई बुक्स के बारे में. इन परस्यूट ऑफ द इंग्लिश, ये इनकी एक बुक थी जिसमें उन्होंने पर्सनल एक्सपीरियंस बताए हुए हैं अपने. 1960 में पब्लिश हुई थी. टेल्स ऑफ हर इनिशियल मंथ्स इन इंग्लैंड. ठीक है, तो ये इनके जो शुरुआती मंथ से जो इन्होंने इंग्लैंड में बिताए उसके बारे में उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं इस बुक में. एक सेकंड बुक है इनकी गोइंग होम, ठीक है, जो 1957 में पब्लिश हुई थी. दैट बुक डिस्क्राइब्स हर रिएक्शन टू रोडेशिया ऑन अ रिटर्न विजिट. तो उन्होंने अपना रिएक्शन जो है वो बताया है जब वो रोडेशिया पर रिटर्न विजिट में थी, यानी कि जो वापस आ रही थी रोडेशिया को. ठीक है, तो तब की ये बुक लिखी हुई है. इन 1994 शी पब्लिश्ड द फर्स्ट एंड सेकंड वॉल्यूम ऑफ हर ऑटोबायोग्राफी. तो इन्होंने 1994 में अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी. दो और इनकी जो ऑटोबायोग्राफीज़ हैं ये दो हैं, फर्स्ट वॉल्यूम और सेकंड वॉल्यूम. फर्स्ट वॉल्यूम जो है उसका नेम है अंडर माई स्किन. ठीक है, ऑटोबायोग्राफी है, ये 1994 में पब्लिश हुई थी. एंड जो सेकंड वॉल्यूम है इनकी ऑटोबायोग्राफी का, वॉकिंग इन द शेड, ये 1997 में पब्लिश हुई थी. तो आप इन दोनों के नेम्स याद कर लें विद डेट्स. हर फर्स्ट पब्लिश्ड बुक, तो पहली पब्लिश्ड बुक कौन सी है उनकी जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ द ग्रास इज सिंगिंग, जो 1950 में पब्लिश हुई. द ग्रास इज सिंगिंग, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है इनकी. इज अबाउट अ वाइट फार्मर एंड हिज वाइफ एंड देयर अफ्रीकन सर्वेंट इन रोडेशिया. इट टेक्स प्लेस इन साउदर्न रोडेशिया, नाउ जिम्बाब्वे.
तो ये कहानी है एक वाइट फार्मर की और उसकी वाइफ की और उनकी अफ्रीकन सर्वेंट की, जो रोडेशिया में सारी घटनाएं होती हैं, ठीक है, साउदर्न रोडेशिया, जिसको अब हम जिम्बाब्वे कहते हैं, इन साउथ अफ्रीका during the 1940s and deals with the racial politics between whites and blacks, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पर जो था साउदर्न अफ्रीका एक ब्रिटिश कॉलोनी थी, यानी कि ब्रिटिश लोग यहाँ पर राज करते थे, और आपको पता ही है कि अंग्रेज़ों ने दबाया हुआ था वाइट्स ने मतलब दबाया हुआ था ब्लैक्स पीपल को उस टाइम पर, क्योंकि वो उनका राज कर रहे थे उन पर, एंड विच वॉज देन अ ब्रिटिश कॉलोनी, क्योंकि वो जो प्लेस था साउदर्न अफ्रीका का, साउदर्न रोडेशिया, उस पर ब्रिटिश कॉलोनी थी, ब्रिटिश का राज था। नेक्स्ट बुक है इनकी द चिल्ड्रन ऑफ वायलेंस, जो 1952 में पब्लिश हुई थी, 1952 से लेकर 1969 के बीच में इन्होंने ये बुक लिखी हुई है। एक्चुअली ये बुक एक नहीं है, इनके 5 पार्ट्स हैं, ये जो आपने लर्न कर लेने, याद रखने हैं। इट इज़ ए 5 नॉवल सीक्वेंस दैट सेंटर्स ऑन मार्था क्वेस्ट, who grows up in southern Africa and settles in England. Okay? जो ये जो सारी बुक्स हैं 1952 से लेकर 1969 के बीच में ही पब्लिश हुई हैं सारी, तो इनके अलग अलग पब्लिकेशन डेट्स यहाँ पर लिखी हुई हैं विद नेम्स, ये आप देख लें। द चिल्ड्रन ऑफ वायलेंस इज अ सीरीज ऑफ 5 सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल्स बाय डोरिस लेसिंग। तो इनके नेम्स क्या क्या हैं देख लीजिए। मार्था क्वेस्ट पहली बुक है जो 1952 में पब्लिश हुई। अ प्रॉपर मैरिज 1954, A Ripple from the Storm 1958, Landlocked 1965, The Four-Gated City 1969। ठीक है, तो इन 5 बुक्स का ही एक ही टाइटल है, द चिल्ड्रन ऑफ वायलेंस। ठीक है, द सीरीज फॉलोज द लाइफ ऑफ प्रोटैगनिस्ट मार्था क्वेस्ट फ्रॉम adolescence until her death, which takes place in the future। तो ये जितने भी ये नावल की सीरीज़ हैं सारी, ये सारे ऑटोबायोग्राफिकल नावल्स हैं डोरिस लेसिंग के। ठीक है, तो इसमें एक ही प्रोटैगनिस्ट है, एक ही हीरोइन है इसकी, इसका नेम है मार्था क्वेस्ट, जिसकी एडोलसेंस से लेके डेथ तक की कहानियाँ शामिल की हुई हैं उसकी लाइफ की। तो ये सारी फ्यूचर के बारे में बताती हैं। नेक्स्ट बुक है इनकी कैनोपस इन एर्गोस आर्टशिप्स। ठीक है, ये भी एक 5 बुक्स की सीक्वेंस है। इट्स अ सीक्वेंस ऑफ 5 साइंस फिक्शन नॉवेल्स बाय डोरिस लेसिंग which portray a number of societies at different stages of development over a great period of time। तो ये भी एक उनकी साइंस की ही फिक्शन बुक्स हैं जो एक तरह की सोसाइटीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं, कि जो सोसाइटी में क्या क्या डेवलपमेंट आई डिफरेंट स्टेजेस में। ये है फर्स्ट बुक है शिकस्ता 1979 में पब्लिश हुई। द मैरिजेस बिटवीन जोन्स 3, 4 एंड 5 1980 में पब्लिश हुई। द सियरियन एक्सपेरिमेंट्स 1980 में आई। द मेकिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्लैनेट 8 1982 में आई। द सेंटिमेंटल एजेंट्स इन द वॉलन एम्पायर 1983 में आई। तो इनके आप नेम्स याद रख लें सीक्वेंस वाइज। ठीक है, एंड दिस इज द टाइटल ऑफ दीज बुक्स। नेक्स्ट बुक है इनकी इंपॉर्टेंट है जो, दैट इज गुड टेररिस्ट। द गुड टेररिस्ट इज 1985 पॉलिटिकल नॉवल। ये एक पॉलिटिकल नॉवल है इनका, द गुड टेररिस्ट, जो 1985 में पब्लिश हुआ था। इट इज़ अ पॉलिटिकल नॉवल। डोरिस हैज़ कॉल्ड इट ए सटायर। डोरिस ने इसे एक सटायर कहा है, क्योंकि ये एक तरह के, मैंने बताया आपको, इनकी जो नॉवेल्स हैं पॉलिटिकल और सोशल पर हैं। ठीक है, द गुड टेररिस्ट वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर 1985 बुकर प्राइज। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका बन जाता है कि कौन सी बुक इनकी बुकर प्राइज के लिए मानी गई। तो यही बुक है द गुड टेररिस्ट। एंड इन शॉर्ट लिस्टेड हुई थी, मिला नहीं था बुकर प्राइज इनको। एंड इन 1986 वन द मॉन्डल प्राइज एंड द W.H. स्मिथ लिटरेरी अवार्ड इन 2007। तो इसी बुक के लिए उनको ये अवार्ड मिला था। एक मॉन्डल प्राइज है
और दूसरा है W.H. स्मिथ लिटरेरी अवार्ड, ठीक है, 2007 में मिला था इनको ये दोनों अवार्ड्स. As after that, The Good Terrorist is written in the subjective third person from the point of view of Alice, unemployed politics and economics graduate in her mid-30s. तो ये जो द गुड टेररिस्ट नॉवल है इनका, ठीक है, ये एक सब्जेक्टिव थर्ड पर्सन में लिखा गया है, यानी कि थर्ड पर्सन के रूप में है ये नॉवल. और इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो एलिस है, ठीक है. एलिस के ही पॉइंट ऑफ व्यू से हम सब कुछ देखते हैं इस नॉवल में. वो एक अनएम्प्लॉयड पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट होती है लड़की ये, इन हर mid-30s, ठीक है, mid-30s की एज में होती है अपनी. ड्रिफ्ट्स फ्रॉम कम्यून टू कम्यून, जगह जगह जाती है ये जॉब की तलाश में. एंड शी फॉल्स इन लव विद जेस्पर. जेस्पर भी एक कैरेक्टर है इस नॉवल में, उसके साथ इसको प्यार हो जाता है. एंड शी कंसिडर्स हरसेल्फ ए रेवोल्यूशनरी फाइटिंग अगेंस्ट फासिस्ट इम्पीरियलिज्म. ओके, वो अपने आप को एक रेवोल्यूशनरी कहती है एलिस, और जो फैसिस्ट इम्पीरियलिज्म है, यानी कि फासीवाद एक तरह का जो इम्पीरियलिज्म था उस टाइम पर, उसके अगेंस्ट ये लड़ती है लड़की. तो इसमें आप ऐसा कीजिएगा, एक नोटबुक लेकर सभी के आप नोट्स बना लीजिए अच्छी तरह से, ताकि आपको लर्न करने में आसानी रहे. अगर आप खुद से नोट बनाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा. वीडियो को आप बार बार देखकर पॉज करके यू शुड मेक नोट्स आउट ऑफ इट. ओके, नेक्स्ट बुक है इनकी जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ गोल्डन नोटबुक, जो 1962 में पब्लिश हुई थी. इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ राइटर एना वुल्फ, ठीक है. इसमें एक मेन कैरेक्टर है एना वुल्फ. द 4 नोटबुक्स ब्लैक, रेड, येलो एंड ब्लू आर कलर्स ऑफ द डायरीज इन विच शी रिकॉर्ड्स हर लाइफ. तो इस नॉवल में ना 4 बुक्स आती हैं, ठीक है. ये जो बुक्स हैं ब्लैक, रेड, येलो एंड ब्लू, तो ये एक तरह की डायरीज हैं जो ये लड़की लिखती है एना, एंड वो अपनी सारी लाइफ के इवेंट्स को इसमें रिकॉर्ड करती है. एंड हर अटेम्प्ट टू टाई देम टुगेदर इन द 5th गोल्ड कलर्ड बुक, दैट इज गोल्डन नोटबुक. ठीक है, तो इन सभी घटनाओं को वो इकट्ठे सभी को कंपाइल कर लेती है गोल्डन कलर्ड नोटबुक में. दिस नॉवल एक्सप्लोर्स मेंटल एंड सोसाइटल ब्रेकडाउन. तो ये नॉवल मेंटल और सोसाइटल ब्रेकडाउन को शो करता है कि किस तरह सोसाइटी में और मानसिक तौर पर ब्रेकडाउन आती है, एक टूट हो जाती है दिमाग में. एंड लेसिंग क्लेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम इन द नॉवल इज़ अ फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन होता है विखंडन, कैसे समाज जो है उथल पुथल हो जाता है, अलग थलग हो जाता है. तो इसमें ये इम्पॉर्टेंट थीम है. द मेंटल ब्रेक डाउन दैट एना सफ़र्स, कि दिमागी तौर पर ये एना जो है वो टूट जाती है और कैसे उसकी सफरिंग होती है, दुख होता है उसको. द स्टोरी इज़ अबाउट एना एंड हर फ्रेंड मॉली, ठीक है, मॉली जैकब्स. तो ये दोनों फ्रेंड्स होती हैं, मॉली जैकब्स एंड एना, इनकी ये स्टोरी है, मेन कैरेक्टर्स हैं. एज वेल एज देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चे भी उसमें शामिल होती हैं, एक्स हस्बैंड भी शामिल होती हैं इन दोनों के, एंड लवर्स भी. ठीक है, एन एंटाइटल्ड फ्री वुमेन, इनको फ्री वुमेन भी कहा गया है नॉवल में. तो आप इस नॉवल की जो मेन और इवेंट्स हैं कहीं से अगर आपको मिलें तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा आप इनको. जितने मुझे इम्पॉर्टेंट लगे मैंने इसमें आपको बता दिए. नेक्स्ट बुक है इनकी द मेमोइर्स ऑफ अ सर्वाइवर, जो 1975 में पब्लिश हुई थी. इट इज़ अ प्रोफेटिक फैंटेसी दैट एक्सप्लोर्स साइकोलॉजिकल एंड सोशल ब्रेकडाउन. एक तरह की प्रोफेटिक फैंटेसी है. प्रोफेटिक फैंटेसी होती है एक तरह की इमेजिनेशन दैट एक्सप्लोर्स साइकोलॉजिकल एंड सोशल ब्रेकडाउन, जो कि साइकोलॉजिकल सोशल ब्रेकडाउन को शो करती है. मेमोइर्स ऑफ अ सर्वाइवर इज अ डिस्टोपियन नॉवल बाय नोबेल प्राइज विनर डोरिस लेसिंग. ये एक डिस्टोपियन नॉवल है. डिस्टोपियन का मीनिंग होता है जिसमें एक ऐसी इस तरह की सोसाइटी जिसमें लोग खुश नहीं होते, यानी कि लोगों पर अत्याचार हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा उन पर जुल्म हो रहा होता है. इनजस्टिस, एट्रोसिटीज आर सफर्ड, ठीक है, इज द कॉज ऑफ सफरिंग ऑफ द पीपल. सो दैट इज ऑल गिवन इन द डिस्टोपियन नॉवल, एंड इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1974 बाय ऑक्टागन प्रेस.
इट वॉज मेड इन टू अ फिल्म इन 1981। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है कि डोरिस के किस नावल पर ये फिल्म बनी थी जो 1981 में बनी थी। तो दैट इज़ द मेमोरीज ऑफ सर्वाइवर। इसमें जो स्टार थे वो कौन कौन से थे? जूली क्रिस्टी एंड नाइगल हॉथरॉन, ठीक है, एंड डायरेक्टेड बाय डेविड ग्लैडवेल। तो डेविड ग्लैडवेल ने इसको डायरेक्ट किया था इस मूवी को। एज ए मास्टर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी, लेसिंग हैज पब्लिश्ड सेवरल कलेक्शंस। तो इन्होंने ये एक शॉर्ट स्टोरी की भी एक मास्टर रही हैं लेसिंग। तो इन्होंने बहुत सारी कलेक्शंस भी लिखी हैं स्टोरीज की। वो कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। फर्स्ट है द स्टोरी ऑफ नॉन मैरिंग मैन जो 1972 में आई थी, एंड द स्टोरीज जो 1978 में आई थी। एंड हर अफ्रीकन स्टोरीज आर कलेक्टेड इन, इन्होंने कुछ अफ्रीकन स्टोरीज भी लिखी हुई हैं। दैट इज दिस वाज द ओल्ड चीफ्स कंट्री जो 1951 में आई थी। एंड दूसरी इनकी कलेक्शन है द सन बिटवीन देयर फीट जो 1973 में आई थी, ठीक है। तो ये अफ्रीकन कलेक्शंस हैं इनकी, ये दोनों नेम्स आपने याद रख लेने हैं। नेक्स्ट है थ्रू द टनल। ये एक शॉर्ट स्टोरी है जो डोरिस लेसिंग ने लिखी है, ओरिजिनली पब्लिश्ड इन द अमेरिकन वीकली मैगजीन। तो ये सबसे पहले अमेरिकन वीकली मैगजीन में पब्लिश हुई थी। मैगजीन का नेम है द न्यू यॉर्कर, ठीक है, जो 1955 में पब्लिश हुई। नेक्स्ट बुक है द फ्लाइट, ठीक है, ये पब्लिश हुई थी 1957 में। ये भी इंपॉर्टेंट स्टोरी है इनकी। एंड द ग्रैंड मदर्स, ठीक है, द 4 शॉर्ट नॉवेल्स। तो ये भी बुक जो है ये 4 छोटे नॉवेल्स हैं इसमें, द ग्रैंड मदर्स में। एंड इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 4 शॉर्ट नॉवेल्स, सॉरी शॉर्ट स्टोरीज हैं, इस तरह के नॉवेल्स ही हैं, शॉर्ट स्टोरीज हैं। ये पब्लिश हुई थी 2003 में। इन्होंने एक कॉमिक बुक भी लिखी हुई है, ठीक है, वो है प्लेइंग द गेम, ठीक है। ये ग्राफिक नॉवल है जो 1995 में आया था। इसकी जो जनर है वो कॉमिक्स है, ठीक है। एंड ड्रामास भी 2 ही लिखे हैं इन्होंने, ड्रामा प्लेज, वो है ईच इज ऑन वाइल्डरनेस। ये 3 प्लेज हैं इसमें, इस ड्रामा में, जो 1959 में पब्लिश हुआ था। और सेकंड ड्रामा है प्ले विद टाइगर जो 1962 में पब्लिश हुआ था। So that's all. Thanks for watching my video. प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा आपकी वीडियो कैसी लगी। एंड थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन। सो मेरी दुआएं आपके साथ हैं, आप कामयाब हों। थैंक यू।